नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसी सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 का फुल डे टेस्ट 4 देखने वाले हैं एडिटोरियल का और जनरल स्टडीज है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। इसमें पहले इंग्लिश में है, हम लोग हिंदी वाला में निकाल लेते हैं। तो पहला देर न करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कौन नहीं है। तो देखिए, सांची चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, बाकी सुसीमा संबंधित है। ये बिंदुसार का बड़का पुत्र था और तक्षशिला का राज्यपाल भी हुआ करता था। तो सुसीमा कौन है? तो बिंदुसार का बड़ा पुत्र और तक्षशिला का राज्यपाल। और सांची ये आंसर नहीं होगा। बाकी ये जो देख रहे हैं विष्णुगुप्त, ये विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख राजनीतिक सलाहकार था। ये क्या था? राजनीतिक सलाहकार था। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यहाँ से 150 ईस्वी में एक अभिलेख मिला था, जिससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने शासन के अधीन कर लिया। मतलब इसी से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो भास्कर बर्मन ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया? भास्कर बर्मन ने। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? तो कौन सा जानवर है जो सिंधु घाटी के लोगों को पता नहीं था? तो वो पता नहीं था घोड़ा के बारे में। बाकी हाथी, बैल, इन दोनों के बारे में पता था, लेकिन घोड़ा के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र में को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में बताइए, गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ये बिल्कुल ही सारे गलत हैं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिण के क्षेत्र को मगध कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो है वैशेषिक। वो क्या है? वैशेषिक। और ये इसके प्रतिपादक थे कनाद। कौन थे? कनाद। ठीक है। और न्याय दर्शन के कौन थे? गौतम थे। न्याय दर्शन के गौतम। प्रतिपादक कौन थे? गौतम। और योग दर्शन के कौन थे? योग दर्शन के तो ये सांख्य दर्शन के तो कपिल मुनि थे। कपिल मुनि। ठीक है। और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि और वैशेषिक, बाकी यही दो याद रख लीजिए, बाकी योग दर्शन बाद में देख लीजिएगा। ठीक है। छठा, योग दर्शन के साथ पतंजलि होंगे। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो थी खरोष्ठी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी। ठीक है। अगला प्रश्न, जिल ए इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तब वो किया गया बलबन के द्वारा। जिल ए इलाही शब्द किसके द्वारा पहली बार बोला गया? तो बलबन के द्वारा। अगला, मलिक काफर यानी मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? तो इसको नुसरत खान ने खरीदा था। मलिक काफर यानी मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? तो नुसरत खान ने। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मराठा शासकों के अष्टप्रधानी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करने कह रहा है। तो चलिए देखिए मिलान करते हैं। सचिव को पत्राचार प्रभारी के नाम से, माने पत्राचार प्रभारी काम था सचिव का। और पेशवा था, प्रधानमंत्री हुआ करता था। पेशवा प्रधानमंत्री। और सुमंत विदेश मंत्री हुआ करता था। और अमात वित्त मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री, पेशवा प्रधानमंत्री, सचिव पत्राचार प्रभारी। फुतुहत ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तब वो लिखी गई थी फुतुहत किसके द्वारा? तो ईश्वरदास नागर के द्वारा। किनके द्वारा? ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। तो फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई?
तो ईश्वरदास नागर के द्वारा। ठीक है, और कुछ बता दूं, चलिए रहने देते हैं। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? तो वो थे कृष्णदेव राय। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपनी प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तब वो किया था 2 फरवरी 1835 को। कब किया था? 2 फरवरी 1835 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इधर देखिए, कह रहा है कि एक तरफ 1857 का युद्ध के नेता थे और दूसरा जगह था। ठीक है, तो ये बताना है आप लोगों को, मिलान करने कह रहा है। तो देखिए, इसका कुंवर सिंह जगदीशपुर से लड़े थे, जगदीशपुर से। हजरत महल तो जानते करते हैं लखनऊ से। और खान बहादुर खान फैजाबाद से। मौलवी अब्दुल्ला, सॉरी, खान बहादुर खान, इसको याद रखिएगा, कान बहादुर खान। और कान बहादुर खान कान में पहनता है लोग, औरतें लोग झुमका, और झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से लड़े थे। तो ये मिला लीजिएगा। और अगला प्रश्न देखिए कि किस वायसराय, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना को विकेंद्रीकरण किया? तो मेयो ने किया। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? मेयो ने। अब बताना है आप लोग को कि स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति और उपरोक्त में से, मतलब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति के बारे में बताना है आपको। तो देखिए, उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला कह रहा है कि यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सही था। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं था। तीसरा, यदि समाचार पत्र में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाएगा तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। ये भी तो एक से अधिक हो गया, ये वाला गलत था। तो इसके बाद अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 16 नंबर कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? निम्नलिखित में से लिखा कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है, हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है, और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा कि हमारे देश की, यानी कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है, और कांग्रेस मतलब, और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। तो वो ये था द इंडियन मिरर। कौन था? द इंडियन मिरर। और इसके जो स्थापना किए थे और प्रकाशन भी किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर। कहाँ? कलकत्ता में 1862 में। ठीक है, कलकत्ता के 1862 में। अब फिर से मिलान करने कह रहा, तो आइए चलिए मिलान करिए। ब्रह्म समाज की स्थापना तो आपको पता है, राजा राम मोहन राय ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप लोग को पता होगा, स्वामी विवेकानंद ने। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। और विवाह समाज का स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने। विधवा विवाह समाज की स्थापना विधवा पंडित विष्णु शास्त्री ने किया था। 18 नंबर का 18 नंबर कह रहा है किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो वो लोक संग्रह। किसानों द्वारा विपत्तियों को सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? लोक संग्रह। 19 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। न्यू लैंप्स
फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? अरविंद घोष ने। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा? अरविंद घोष ने। बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस को के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो वो किसके द्वारा संपादित है? तो पी एन ओझा के द्वारा। किनके द्वारा? पी एन ओझा के द्वारा। फिर से यहाँ मिलान करने आ गया है, तो देखते हैं मिलान करके क्या है। इसमें स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर में, स्वदेशी सेवक होम का मुख्यालय कहाँ है? वैंकूवर। और यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्यालय कहाँ है? सिएटल। और युगांतर आश्रम का कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को। और आजाद हिंद फौज या INA इसका कहाँ है? रंगून। तो ऑलरेडी ये मिला हुआ है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है, याद कर लीजिए कि स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को, INA या आजाद हिंद फौज रंगून। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से कौन नहीं है, ये बताइए। तो 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये नहीं है। बाकी गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन है, प्रांतीय स्वायत्तता भी है और भारत के संघ का प्रस्ताव भी है। क्या क्या है? तो भारत के संघ का प्रस्ताव, प्रांतीय स्वायत्तता और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इंग्लिश ये चल रहा है, हिंदी में आइए। हाँ, कह रहा है 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? यानी 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो रैयती सरकार खेरा गुजरात जो कि सही है। दूसरा प्रति सरकार जो कि सतारा महाराष्ट्र, ये भी सही है। प्रजामंडल जो कि तलचर उड़ीसा, ये भी सही है। जातीय सरकार जो कि तामलुक बंगाल, ये भी तो सही ही है ना। एक्चुअली देखिए ये वाला गलत है, रैयती सरकार करके कुछ भी खेरा गुजरात में नहीं हुआ था। बाकी प्रति सरकार, प्रजामंडल, प्रजामंडल और जातीय सरकार हुआ था। जातीय सरकार तामलुक बंगाल में और प्रजामंडल कल्चर उड़ीसा में, प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में। तो 3 ही बनाए गए थे, चौथा नहीं बनाए गए थे। अगला प्रश्न, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो वो था अफीम। क्या था? अफीम था। अगला प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। तो लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प में पहला, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। तो हाँ था, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। तो ये भी सही है कि प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा, इसने मौजूद असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये चारों का चारों क्या था? सत्य था। अब हम लोग को अगला क्वेश्चन पढ़ने चल रहे हैं और इसमें कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को पर विचार करिए और निम्नलिखित घटनाओं के बारे में बताइए। मतलब कालानुक्रम में सजाने कह रहा है। तो देखिए, सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था। कब हुआ था? सूरत विभाजन 1907 में। और मार्ले मिंटो सुधार आप लोग को पता होगा 1909 में। और होम रूल लीग आंदोलन हुआ था 1916 में। और फिर क्या खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में। अब बस इसको अरेंज कर लीजिए। तो अरेंज कर तो क्या होगा? सबसे पहले 2 यानी सूरत विभाजन हुआ, फिर हुआ 4 यानी मार्ले मिंटो सुधार, फिर हुआ 1 यानी होम रूल आंदोलन और फिर हुआ 3 यानी कि खेड़ा सत्याग्रह। ये था आंसर हमारा। 27 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तब वो क्या था? अहमदाबाद हड़ताल में। कहा? अहमदाबाद हड़ताल। और ये हुआ था 1918 में। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही थे ये खेड़ा जिला नहीं, पवनार
पवनार महाराष्ट्र में हुआ था, पवनार महाराष्ट्र में। और ये इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त। तीसरा थे ब्रह्मदत्त और दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे। पहला विनोबा भावे। 1918 सॉरी 1900 अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। जिन्होंने गठन किया, अब वो कौन थे? वो थे इंडियन नेशनल लिबरल लिबरल फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन। फिर से क्वेश्चन समझिए। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष यानी कि सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। जिन्होंने गठन किया वो थे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तब वो प्रारंभ किया उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो उषा मेहता ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला के समतुल्य कौन है? तो वो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखिए टेस्ला, जो टेस्ला होता है इसमें न्यूटन और बटा एम्पियर मीटर होता है, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। अगला सवाल 32 नंबर का। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किधर झुकेंगे? तो बाईं ओर झुक जाएंगे, बाईं ओर झुक जाएंगे। एक संगीत कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। उसमें ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांटता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो वो क्या कोशिश कर रहा होता है? वो कर रहा होता है कि अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच करवाना चाहता है। 33 नंबर फिर से देखिए कि एक संगीत का कार्यक्रम है, उसमें ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप में बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। जब एक टेलीस्कोप की अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता भी बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो वो की जाती है इंफ्रारेड विकिरण। क्या की जाती है? इंफ्रारेड विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इंफ्रारेड विकिरण। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वक्रता के केंद्र पर। कैसी होनी चाहिए? तो वक्रता के केंद्र पर। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। कैसी? वक्रता के केंद्र पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले कुल सर्किट का कुल प्रतिरोध माने टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1.403, ठीक है, 1.403। फिर बोल रहा है कि यदि एक प्रतिरोध 2 किलो ओम है। कितना है? 2 किलो ओम। और दूसरा प्रतिरोध बता रहा है कि क्या होगा, बताओ। और ध्यान दीजिए कि दो समानांतर प्रतिरोध होता है। अगर दो समानांतर कहेगा तो फॉर्मूला लगेगा R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला है। अगर ये यही समानांतर की जगह पर सीरीज में होता, मैं ये समानांतर का मतलब पैरेलल और सीरीज का मतलब श्रेणीबद्ध, तो उससे उस सीरीज का मतलब श्रेणीबद्ध, तो उसका फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। तो देखिए R इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया हुआ है
तो यहाँ पर 1.403 बता दिएगा। और R1 का वैल्यू अभी भी 2 किलो एम बता दिया, यहाँ से आप R2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा और R2 का वैल्यू आएगा 4.70। इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तब वो मेल खाते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए फॉर्मूला इसको से ऐसे निकाल लीजिएगा, C-0 डिवाइड बाई 100 और F-32 और डिवाइड बाई 180, इससे निकाल लीजिएगा। अब बताना है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है। तो देखिए ये होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रम। कितना होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रम। एक चीज याद रख लीजिए, गामा, गामा, फिर एक्सरे याद रख लीजिए, गामा के बाद एक्सरे, एक्सरे, गामा, एक्सरे, एक्सरे के बाद पराबैंगनी किरण को अल्ट्रा वायलेट बोलता हूँ, के बाद दृश्य प्रकाश मतलब विजिबल लाइट, और अवरक्त किरण, अवरक्त किरण, अवरक्त किरण, और रेडियो, रेडियो, रेडियो तरंग। देखिए इसमें से क्या होता है कि इसका रेंज जो होता है 3900 से 7800 होता है सबका, ठीक है। और इसमें तरंग दैर्घ्य इधर से इधर जाने पे बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, और आवृत्ति क्या होता है इधर से इधर जाने पे घटता है, और ऊर्जा भी घटती है। देखिए आवृत्ति और ऊर्जा घटेगा, आवृत्ति और ऊर्जा घटेगा, ऊर्जा क्या होगा? घटेगा। और तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, ठीक है। इतनी बात याद रख लीजिएगा। और इसका खोज किसने किया था इस सब का? तो न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। इतनी पॉइंट याद रखेंगे और हम लोग बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 40 में आते हैं। 40 में कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको ये बताने कह रहा है। तो देखिए वोल्ट मीटर विभवांतर ये सुमेलित है, और ए मीटर विद्युत धारा ये भी सुमेलित है। ए मीटर से क्या नापा जाता है? विद्युत धारा, और वोल्ट मीटर से विभवांतर। बताइए पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल नापा जाता है, और गैल्वेनोमीटर से ये विद्युत धारा की दिशा मापा जाता है। क्या नापा जाता है? विद्युत धारा की दिशा, दिशा नापा जाता है। तो इस तरीके से ये गलत था, यानी कि ये वाला डी ऑप्शन हो जाएगा। कोरंडम और क्रायोलाइट किस धातु के अयस्क हैं? तो बताना है कि कोरंडम और क्रायोलाइट किस धातु के अयस्क हैं? एल्यूमिनियम के। किसके? एल्यूमिनियम के। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो कौन था? जे थॉमसन। वो कौन था? जे थॉमसन। अगला कह रहा है कि कौन सी गैस अपनी ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो कौन कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड करती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी करती है, इसका फॉर्मूला N2O। मीथेन गैस, हाँ जी करती है। इसके अलावा जल वाष्प भी अगर ऑप्शन में रहे तो वो भी होगा। और इसके अलावा फ्लो फ्लो फ्लोरिनेटेड नेटेड नेटेड गैस भी रहे तब भी ये आंसर हो जाएगा। 44 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो वो है एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल समझिए कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो एवोगाड्रो का नियम। अब देखिए नियम तो बहुत सारे हैं, एक है ग्राहम का नियम। तो ग्राहम का नियम क्या कहता है ये समझिए। ये निश्चित ताप और दाब तो रहेगा, माने नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर तो रहेगा, और इस पर क्या होगा कि विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षित वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होगा। फिर से सुनिए, गैसों के विसरण के अपेक्षित वेग वेलोसिटी के वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के उसके घनत्व के वर्गमूल के समानुपाती होगा, के विपरीत अनुपात में होगा, के विपरीत, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी घनत्व के वर्गमूल, ये होगा रो डेंसिटी, ये वाला नहीं होगा। तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी 1/रो डेंसिटी होगा, ठीक है। और बॉयल्स का नियम क्या कहता है? बॉयल्स नियम, बॉयल्स लॉ कहता है कि वही एनटीपी मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसमें द्रव्यमान का दाब जो प्रेशर होगा उसके आयतन के इनवर्सली होगा, ठीक है। और चार्ल्स का नियम याद रखिए, चार्ल्स
रूल्स क्या है, तो इसमें होगा दाब का मान रियल नियत रहता है, माने प्रेशर का मान कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर का मान क्या रहेगा, निश्चित मात्रा में, यानी वॉल्यूम दिया रहेगा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, सीधा सीधा मतलब है। इधर प्रेशर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 45 नंबर का। कह रहा है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है, तो वो त्रिक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिक बिंदु कहलाता है। 46, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H प्लस आयन की सांद्रता क्या होती है, तो ये हो जाता है 1000 गुना कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगा। pH 3 से 6 बदलता है, pH कहाँ से कहाँ बदलता है, pH pH क्या बदलता है, 3 से 6 बदलता है। तो देखिए एक फॉर्मूला इसमें बनाया गया है कि pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का ये, और एक और होता है लॉग 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 1/H प्लस, ठीक है, H प्लस। अब देखिए इसी पे सेट कर दीजिए, पहला कह रहा 3, pH का वैल्यू 3 होगा, तो लॉग H प्लस इज इक्वल टू 3, ठीक है, 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लॉग H प्लस इक्वल टू -3, ये क्योंकि ये माइनस ऊपर ही चला जाएगा, तो यहाँ पे H प्लस कितना हो जाएगा, H प्लस यानी कि 10 टू द पावर -3, जब लॉग हटेगा तो H प्लस क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3, ठीक है। और अब देखिए, अब एक और है, pH का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6, तो 6 के लिए भी फॉर्मूला वही कि लॉग H प्लस इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 6, तो ये माइनस से कट जाएगा, तो लॉग H प्लस इक्वल टू -6, तो H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ 10 टू द पावर -6। अब इसका अभिष्ट अनुपात निकालिएगा, तो ऊपर में 10 टू द पावर -3 और नीचे में 10 टू द पावर -6, तो कट छट के आएगा 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 का मतलब हजार गुना कम होगा। क्या होगा, 1000 गुना कम जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन बता दिया है, अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक, नहीं समझ में तो और भी ठीक। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो वो 28 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, सॉरी 38। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18, देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बता रहा है 18 और न्यूट्रॉन की संख्या बता रहा है 20, तो इसका द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 38, ठीक है। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो वो पानी का उबलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल रिएक्शन है, और लकड़ी का जलना भी केमिकल रिएक्शन है, और दूध का जलना भी केमिकल रिएक्शन है। बाकी पानी का उबलना भौतिक। निम्न में से किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक है, तो विद्युत चालकता सबसे अधिक किसका है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए रजत, इसमें रजत जो देख रहे हैं वो, अब विद्युत चालकता निकालिएगा तो ऐसे निकाल लीजिए, चांदी, चांदी के बाद तांबा, चांदी तांबा चांता, ऐसे याद रख लीजिए, चांता, सो एल सोना, सोना मतलब सो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कैसे भी करके आप लोग को याद रखना है एग्जाम तक, बेरेलियम, बेरेलियम के बाद कैल्शियम, के बाद क्या होगा, कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद होगा लास्ट में सोडियम। तो आप इसको कैसे भी करके याद रखिए कि पहले चांदी ताना तांबा सोना, चांदी तांबा सोना, चांदी तांबा सोना, चांदी तांबा सोना याद रख लीजिए, फिर एल्यूमिनियम बेरिलियम याद रख लीजिए, एल्यूमिनियम बेरिलियम, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम, कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम, इस तरीके से याद करके रखिए। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कह रहा है कि फुलरीन अथवा वकीवाल, वकीवाल कितने परमाणुओं का बना होता है, तो वो बना होता है 60। फुलरीन अथवा वकीवाल कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है, तो 60। कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है, तो दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं सिरों पर।
क्या पाई जाती है? कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है दोनों पत्तियों के आधार और शाखाओं के सिरे पर। यकृत भंडारित होती है कहाँ? यकृत कहाँ भंडारित होती है? यकृत में भंडारित होते हैं, क्या क्या होता है? तो देखिए, यकृत में संग्रहित होने वाले विटामिन, कीड़ा याद रखिए, कीड़ा, ठीक है, और इसके साथ साथ B12 भी, और ये वाला फैट में भी घुलनशील होता है, जबकि ये वाला जल में घुलनशील होता है। तो कोई पूछे यकृत में बताइए कि कौन भंडारित होता है, तो कीड़ा और B12। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है, किससे होता है? किससे होता है? तो इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। निर्धारण कैसे कैसे होता है जो बताना है। तो किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी के सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? कि किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एंथ्रेक्स को, ठीक है, एंथ्रेक्स को कहा जाता है, प्लीहा ज्वर एंथ्रेक्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 55 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो बताइए जीव के स्वाद कौन नहीं है? तो इसमें से मसालेदार नहीं है और उमामी सॉरी तीखा, ये जीव के स्वाद नहीं होते हैं। बाकी मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी और खट्टा स्वाद का पता जीभ लगा सकती है, लेकिन मसालेदार और तीखा का जीभ नहीं लगा सकती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका मतलब बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा, ये बताइए। तो देखिए कौन सा कथन सही है। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियां टेनिया तेलिया, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है, ठीक है। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम और टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियां, कौन कौन? टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। दूसरा ये सही है, दूसरा भी सही है कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोसिस यानी एनसीसी कहा जाता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है तो क्या कहलाता है? न्यूरोसिस्टोसिस कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो लाल और नीले को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब अनावृत बीजी कहलाते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब सच्चा फल नहीं है, सेब सच्चा फल नहीं है। सच्चा फल फल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल या उत्तक के अनुभाग से प्राप्त होता है। स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती आदि इसके उदाहरण हैं, जबकि आम, अंगूर आदि सच्चा फल है। आम, अंगूर आदि सच्चा फल है। आम, अंगूर, आल बुखारा, खजूर, अंगूर, ये सब क्या है? सच्चा फल। सेब सच्चा फल नहीं है, ठीक है, सच्चा फल नहीं है। और सच्चा फल में और कौन कौन नहीं है? तो सेब नहीं है, अनानास नहीं है, अनानास नहीं है, अंजीर नहीं है और नाशपाती नहीं है। ये सब सच्चा फल नहीं है। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो आर्थर कोर्नबर्ग ने। डीएनए को किस अंतःपात्र में बनाया? तो आर्थर कोर्नबर्ग ने। निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा?
अब यहाँ से पॉलिटी है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में, राज्य विधान परिषद को समाप्त की हेतु इसके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में बताना है। तो कॉलेजियम प्रणाली निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से देखा जाए तो पहला सही है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूद मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया गया। संसद ने विधि कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ नहीं किया गया था। बाकी तीसरा सही है। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। और देखिए ये नियुक्ति जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो नियुक्ति होगा वो 217 आर्टिकल के तहत कॉलेजियम व्यवस्था के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय में 124 के 2 आर्टिकल के तहत नियुक्ति होगा। और लास्ट वाला तो गलत ही कह रहा है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में हुई, नहीं, ये एक्चुअली 1998 में हुआ था। ये तीसरा पॉइंट का गलत है, चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। तो वो 2 सीटों को जो समाप्त कर दिया गया वो 104वें संविधान संशोधन से। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। 104 संविधान, और ये हुआ कब था? तो 2019 में ये संशोधन हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो अनुच्छेद 334 था, इसके तहत जो पार्लियामेंट था और सारे राज्य के विधानसभा जो थे उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 10 साल और बढ़ाया गया, और 25 जनवरी 2030 तक, शुरू में 70 ये था। और इसके तहत असल में क्या किया गया कि एंग्लो इंडियन समुदाय को जो आरक्षण मिलता था उसको समाप्त कर दिया गया। और 331 बाकी तो समझदार ही है, समझ में आए। 14 नंबर में हम लोग आ जाते हैं, सॉरी 64 नंबर में, कि कौन सा सही नहीं है ये बताने कह रहा है। तो पहला क्या कह रहा है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन होती है, बिल्कुल सही। कह रहा है दूसरा है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, बिल्कुल नहीं। ऊपर वाला स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है, बिल्कुल। जब लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है तो राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो सब पॉइंट सही है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। तो 120 के 1 आर्टिकल के तहत किस अनुच्छेद के तहत सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? 120 आर्टिकल के सब क्लॉज 1 के तहत। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और आ जाएंगे 66 नंबर पे, कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। तो वो होता है कितनी भी बार हो सकता है उसका, बस राष्ट्रपति का कार्यकाल याद रखिए 5 वर्ष, लेकिन एक प्रथा बन गया है कि 2 ही बार हो सकता है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कोई पूछे तो 12वें नंबर के प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, और दूसरा द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तब वो थे MC शिकलवार। कौन थे?
NC शीतल बार। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगा? तो देखिए ऐसे में तो बहुत सारे संशोधन की आवश्यकता होगा। 83 आर्टिकल भी आवश्यकता होगा सुधारने का, और 85 आर्टिकल भी अमेंडमेंट करने की आवश्यकता होगा, 172 की भी आवश्यकता होगा, और 172 के साथ साथ 174 की भी आवश्यकता होगा, और 356 की भी आवश्यकता होगा संशोधन करने की। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 69 नंबर की, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो 300 संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से, मुकदमे तथा कार्यवाही से। ठीक है, संबंधित है 300 अनुच्छेद। और 76 किससे संबंधित है? तो महान्यायवादी से। और सरकारी ठेके संबंधित है 299 आर्टिकल से। और व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध ये संबंधित है 302 आर्टिकल में। व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध 302 आर्टिकल, महान्यायवादी 76, सरकारी ठेके 299, मुकदमे तथा कार्यवाही अनुच्छेद 300। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो उद्योगपति से नहीं चुने जाते। और विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं इसकी व्यवस्था 171 के 3 आर्टिकल में, मतलब 171 आर्टिकल के सब क्लॉज 3 में। और कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से संबंधित होता है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से संबंधित होता है, और इतने ही विधानसभा के सदस्यों से, माने विधानसभा के सदस्यों का 1/3 भाग चुना जाता है वहां से, 1/3 भाग। ठीक है, स्थानीय निकाय से 1/3 और विधानसभा के सदस्यों से 1/3, और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। राज्यपाल द्वारा कितना मनोनीत होता है? राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा, और 1/12 सदस्य स्नातक का कितना 1/12, और शिक्षक के लिए कितना चुना जाता है? 1/12। और जो 3 वर्ष से अधिक अध्यापन किए हुए होते हैं, उद्योगपतियों से नहीं। कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है नकद आरक्षित अनुपात। उसे क्या कहा जाता है? नकद आरक्षित अनुपात। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इसमें कि कौन सा सही युग्म है? तो देखिए कौन सा सही युग्म है। पहला कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चला था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से 56 के बीच में। और ये वाला क्या है कि इसमें कृषि पर ध्यान दिया गया था, तो ये बात सही है। और हेरोड डोमर मॉडल पर भी आधारित था। दूसरा की बात करें इसमें सेकंड पंचवर्षीय, याद रखिएगा कि 1956 से 61 तक चला था। ये इससे ना इंडस्ट्रियल पर ध्यान दिया गया था। पहला कृषि, दूसरा उद्योग, और तीसरा याद रखिएगा कृषि और बुनियादी उद्योग। तीसरा में क्या कर दिया गया कि तीसरा में ये कर दिया गया कि एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री कर दिया। मैंने पहला में कृषि, पहला पंचवर्षीय योजना का महत्व था कि कृषि पे ध्यान दिया गया, दूसरा में ध्यान दिया गया उद्योग पे, और तीसरा में कृषि और उद्योग दोनों पे। और ये चला था 1961 से 66 के बीच में चला था। चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में चला, 1969 से 74 के बीच में चला। और चौथा उद्देश्य था वृद्धि के साथ न्याय। चौथा में क्या था? वृद्धि के साथ न्याय। पांचवा में गरीबी हटाओ पर ध्यान था, और पांचवा था 1974 से 79, और इससे गरीबी पर ध्यान था, गरीबी हटाओ पर ध्यान था। 73 साधन लागत पर एनएनपी साधन लागत पर एनएनपी के बराबर है। तो एनएनपी राष्ट्रीय आय के बराबर है। ठीक है, राष्ट्रीय आय के बराबर। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके बताइए सही कथन। तो देखिए पहला कह रहा है उत्पत्ति के नियम के बारे में कि किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। दूसरा कह रहा है कि उत्पत्ति के नियम
कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनके उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। और लास्ट कह रहा है कि उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयतों के स्रोत पर निर्भर करते हैं। अब 75 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। तो पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपाय है, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और बफर स्टॉक का रखरखाव यानी बफर स्टॉक का रखरखाव। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। तो वो सुझाव दिया है एस राघवन समिति ने। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। तो वो दिया एस राघवन समिति ने। अगला, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। तो एनएसओ करता है। कौन करता है। एनएसओ। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। एनएसओ। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा भंडारी समिति किससे संबंधित है। तो बताइए भंडारी समिति किससे संबंधित होगा। तो ये होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से कौन सा समिति संबंधित है। भंडारी समिति। अब बताना है आप लोग को कि मैं कुछ समिति का नाम याद करवा देता हूं ताकि आप लोग को कष्ट ना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन समिति वाले अक्सर आते ही रहते हैं। पहला समिति याद रख लीजिए, स्वामीनाथन समिति। कौन सा। स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति। ये वाला है जनसंख्या नीति से संबंधित। जनसंख्या नीति से संबंधित। जनसंख्या नीति से संबंधित है। जनसंख्या नीति से संबंधित है। दूसरा याद रखिए, जानकी रामन समिति। जानकी रामन समिति ये संबंधित है प्रतिभूति घोटाला से। प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। किससे संबंधित है। प्रतिभूति घोटाला से। तो स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। जानकी रामन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। जानकी रामन समिति प्रतिभूति घोटाला से, स्वामीनाथन जनसंख्या नीति से। दो और सरकारिया समिति। सरकारिया समिति संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से। तो सरकारिया समिति याद रख लीजिए केंद्र राज्य संबंध से। महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से। सरकारिया आयोग। सरकारिया समिति। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध। महालनोबिस राष्ट्रीय आय। और तीन को याद कर लीजिए, रंगराजन। रंगराजन। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। गोईपोड़िया समिति। गोईपोड़िया समिति संबंधित है बैंक सेवा सुधार से। बैंक सेवा सुधार से। गोईपोड़िया समिति बैंक सेवा सुधार। और रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। नरसिम्हम समिति। नरसिम्हम समिति वित्तीय सुधार से है। वित्तीय सुधार या बैंकिंग सुधार। वित्तीय सुधार या बैंकिंग सुधार। गोईपोड़िया समिति और नरसिम्हा समिति। दो 79 नंबर पे चलते हैं प्रश्न, देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। तो मानव संसाधन विकास पर कौन केंद्रित थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जो किससे संबंधित थी। तो ये संबंधित थी मानव संसाधन पर विकास पर संबंधित था। ठीक है, जो कि 1992 से 97 तक चला था। अगला प्रश्न 80 नंबर का, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार
किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो 2006 से 7 में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया? तो 2006 से 7 के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं उड़ीसा को। किसको कहते हैं? उड़ीसा को। उड़ीसा को कहते हैं। ठीक है, उड़ीसा को। अब बताना है डिब्बी द्वीप किसकी सरिताओं में के मध्य स्थित है? डिब्बी द्वीप किसके सरिताओं के मध्य स्थित है? तो वो स्थित है कृष्णा। कृष्णा। डिब्बी द्वीप किसके सरिताओं के मध्य स्थित है? तो कृष्णा नदी। और आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो चेन्नई है। यहाँ से ज्योग्राफी का सवाल हो रहा है। अब देखिए 84 नंबर। 84 में कहा जा रहा है क्वेश्चन हम लोगों को कि निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियों को पूरब से पश्चिम में सजाने कह रहा है। कैसे? पूरब से पश्चिम। तो देखिए सबसे पूरब में हो जाएगा गारो पहाड़ी। सबसे पूरब में गारो पहाड़ी और फिर हो जाएगा नंदा देवी। पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो हो जाएगा नंदा देवी और फिर हो जाएगा कामेत। कामेत और फिर हो जाएगा काराकोरम केटू। केटू। तो इस तरीके से सरिया लीजिएगा। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो वो है बघेलखंड। कहाँ है? बघेलखंड। तो किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बघेलखंड। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो वो मिलती है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो वो किया गया है जियो सिंक्लाइन। किसके रूप में किया गया है? जियो सिंक्लाइन। गंगा के मैदान को एक जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 88 के बाद 89। 89 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, सबसे घनत्व कम है। तो पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा इस ऑप्शन में और शुक्र का ग्रह इसके बाद और उसके बाद शुक्र के बाद मंगल का ग्रह और सबसे कम शनि का ग्रह। शनि का डेंसिटी है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो वो पूर्वी पीर पंजाल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो बताना है किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कैम्बे के खाड़ी में नहीं पाई जाती है, बाकी मनार की खाड़ी में पाई जाती है और कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती है प्रवाल भित्ति और लक्षद्वीप और मिनिकॉय में भी पाई जाती है प्रवाल भित्ति। बताना है कौन सी बेमोल जोड़ी है? तो देखिए गोबी मंगोलिया में है, कालाहारी अमेरिका में नहीं है। कालाहारी कहाँ है बताइए? ये अफ्रीका के बोत्सवाना और नामीबिया में है। थार भारत में, सहारा अफ्रीका में है। सहारा कहाँ है? अफ्रीका में। लावा के ठंडा होने पर ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो वो बनती है आग्नेय चट्टान। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान। 94 का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो जीवाश्म ईंधन का जलना। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? तो जीवाश्म ईंधन का जलना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि ग्लोब के 1 डिग्री के अंतराल खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो टोटल 179 है। कितनी है? 179। 96 निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो फिरदौसिया। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो फिरदौसिया। अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1929 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया के लेखक थे। तो वो कौन लेखक थे? तो मोहम्मद वली हसन। मोहम्मद वली हसन।
अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया, के लेखक कौन थे? तो मोहम्मद वली हसन। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान शुरू हुआ? तो वो हुआ कर्नाट राजवंश के दौरान। किसके? कर्नाट वंश। और कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव 1097 में किया और ये शासन 1324 तक चला। 99 का प्रश्न देखिए कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में बताना है। तो देखिए विक्रम विश्वविद्यालय बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। सही है। और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने प्रथम की। एक्चुअली गलत कथन पूछ रहा है, तो ये दोनों ही गलत है। यानी यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में नहीं बल्कि भागलपुर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना पाल वंश के गोपाल ने नहीं बल्कि धर्मपाल ने किया था। और ये वाला सही है कि बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। तो वज्रयान संप्रदाय कहाँ फला फूला? इसी में। ठीक है। और बाकी यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1921 का गठन किन्होंने किया था? तब वो किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। तो बिहार समाजवादी पार्टी किन्होंने गठन किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र है? तो वो है भागलपुर। कौन है? भागलपुर। कौन है? भागलपुर। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। भारत हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खनिज के संबंध में पूछ रहा है विचार करने। तो चलिए देखिए, करिए। पहला कह रहा है और सही कथन पूछ रहा है कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। तो बिल्कुल रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ में, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। तो हाँ, चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है? कैमूर, मुंगेर और रोहतास में। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। तो बिल्कुल जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम में चुनिए। तो ये हो जाएगा सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। ठीक है। 105 नंबर। 105 में देखिए क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो वो है कैमूर में। तो तेलहर तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है? कैमूर में। ककोलत पूछे तो बताइएगा नवादा में। ककोलत जलप्रपात पूछे नवादा में कौन है? तो ककोलत बताइएगा। कौन है? ककोलत। और अगर किसी ने पूछ दिया कि कैमूर से बताओ और कौन कौन है कैमूर से, तो बताइएगा कि 3 है। देखो तो खुद हो गया तेलहर कुंड जलप्रपात, एक होता है करकट और एक होता है दुर्गापति। कौन होता है? दुर्गावती। और रोहतास से पूछे तो कौन कौन बताइएगा? 3 वो बताइएगा। एक करमचट बताइए, करमचट। और एक धुआं कुंड बता दीजिए, धुआं कुंड। और पूछेगा क्या और बताओ, कुछ और बताइएगा? मंझर भी कहाँ है? रोहतास में। 106 नंबर प्रश्न। 106 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो जयराम दास दौलत राम। जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है? तो वो कौन सा जोड़ा सही है? तो मुंडा जमुई, ये सही है। मुंडा कहाँ रहता है? जमुई में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इधर मिलान करने कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए वैशाली से पुष्प उत्पादन ज्यादा होता है। वैशाली में, भागलपुर में रेशमी वस्त्र के लिए फेमस है। वैशाली के लिए पुष्प उत्पादन के लिए, भागलपुर रेशमी वस्त्र। वहीं जमुई सोना के लिए फेमस है। तो मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाना के लिए फेमस है। 110 नंबर कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें एससी की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तब वो था कटिहार में सर्वाधिक था। कहाँ था? कटिहार में। एससी की
सॉरी एसटी की कहाँ, कटिहार में ज्यादा था, ये निम्नलिखित में से कह रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा है एसटी का, इसके बाद नंबर आता है कटिहार का, सेकंड है कटिहार, ठीक है, सेकंड है। इसके बाद नंबर आता है जमुई और फिर बांका और पूर्णिया, याद रखिएगा। अब यहाँ कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पूछ रहा है, किसमें कौन सा सही है। तो देखिए पहला तो सही है कि तरुण प्लस श्रेणी का लाभ केवल उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है। तरुण प्लस श्रेणी का लाभ केवल उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है, तो ये सही है। दूसरा, लोन की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, तो ये बात भी क्या है, सही है। और तीसरा करा कि तरुण प्लस श्रेणी की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई है, तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि इसकी घोषणा 2024-25 के बजट में किया गया था। तो चलिए हम लोग 112 की तरफ बढ़ते हैं। 112 में कह रहा है क्वेश्चन कि ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत मुख्य रूप से किसके लिए की गई थी, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत मुख्य रूप से किसके लिए की गई थी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। अब 113 नंबर में कह रहा है कि असत्य कथन को चुने, तो देखिए 113 नंबर में असत्य कथन कौन है। पहला कि भारतीय शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है, जो कि गलत है। एक्चुअली 6 से बढ़ाकर 11 किया गया है। तो भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 5 से नहीं बल्कि 6 से 10 11 बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया तथा बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, मैंने 5 भाषा को और जोड़ दिया गया, तो 6 से 11 हो गया, ठीक है। और संस्कृत पहली भाषा थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ये गलत बात है क्योंकि सबसे पहले तमिल को दिया गया 2004 में, किसको, 2004 में। फिर दिया गया 2005 में संस्कृत को कब दिया गया, 2005 में, संस्कृत को 2005 में। और फिर कन्नड़ को दिया गया 2008 में, कन्नड़ को 2008 में। और फिर बात करेंगे किया जाए तो तेलुगु को भी 2008 में दिया गया, तेलुगु को 2008 में। और 2013 में मलयालम को दिया गया, मलयालम। और 2014 में जोड़ा गया, 2014 में उड़िया को जोड़ा गया, तो ये बात याद रखिएगा। 114 नंबर का हम प्रश्न देखते हैं। 114 कह रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास किन 2 शहरों में खोले गए, तो वो किन 2 शहरों में खोले गए, तो एक बोस्टन और दूसरा लॉस एंजिलस। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास किन 2 शहरों में खोले गए, तो बोस्टन तथा लॉस एंजिलस। अगला प्रश्न, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया, तब वो आयोजित किया गया राजस्थान। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास किया गया, राजस्थान। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस एयरलाइंस को विस्तारा एयर इंडिया के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दिया, तो ये दिया है सिंगापुर एयरलाइंस। किसने, सिंगापुर एयरलाइंस। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई, तो वो किस राज्य में की गई, महाराष्ट्र में। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई, महाराष्ट्र राज्य में। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, किसके संदर्भ में, यूनिफाइड पेंशन योजना के संबंध में। यूनिफाइड पेंशन योजना के संबंध में महाराष्ट्र इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। यूनिफाइड पेंशन योजना महाराष्ट्र लागू करने वाला पहला राज्य। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई। यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू हो गई, 1 अप्रैल 2025 से। 119 नंबर का प्रश्न देखिए, आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था, नागालैंड। आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बना, नागालैंड। चर्चा में रहा एक क्षेत्र है सबीना सोल किस जलराशि में उपस्थित है, तो वो है दक्षिण चीन सागर में। चर्चा में रहा सबीना सोल किस जल राशि में उपस्थित है, तो वो है दक्षिण चीन सागर में।
अगला प्रश्न देखिए कि भारत में औपचारिक रूप से खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हो गया, इस ग्रुप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। भारत औपचारिक रूप से खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हो गया, इस ग्रुप का उद्देश्य क्या है? तो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो वो मिशन का नाम है नासा स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए कौन से मिशन लॉन्च किया? तो नासा स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन। ओशन 24 किस देश द्वारा आयोजित नौसैनिक अभ्यास था? तो वो कौन सा अभ्यास था? तो रूस का। ओशन 24 किस देश द्वारा आयोजित नौसैनिक अभ्यास था? तो रूस द्वारा। 124 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि बी एल BLSRSM के संबंध में डीआरडीओ द्वारा भारतीय नौसेना द्वारा ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत रेंज से इसका परीक्षण किया। सही है कि डीआरडीओ द्वारा भारतीय नौसेना द्वारा ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत रेंज से इसका परीक्षण किया गया। यह हवा से जमीन पर प्रहार करने वाली कम दूरी की अत्याधुनिक शक्तिशाली मिसाइल है। नहीं, ये स्वदेशी तकनीक से बनी इस मिसाइल का मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। ठीक है, 30 किलोमीटर है और ये रेंज जमीन से हवा पर प्रहार करने वाली कम दूरी की अत्याधुनिक दूरी है, कम दूरी की अत्याधुनिक शक्तिशाली मिसाइल है। ठीक है, ये हवा से जमीन नहीं है बल्कि जमीन से हवा पर प्रहार किया जाता है, जमीन से हवा पर, हवा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके असत कथन ढूंढिए। तो पहला देख लीजिए कि रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024 रूमी 2024 भारत का पहला पुनः प्रयोग रॉकेट है जिसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। सही है, इसे इसरो ने विकसित किया है। तो ये बात बस गलत है, इसे इसरो ने नहीं किया गया है, विकसित नहीं किया है। इसे स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी पहला सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2000 क्रेता विक्रेता बैठक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 कहाँ किया गया? पटना में। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो डेला बेयर में। कहाँ किया गया था? डेला बेयर में, डेला बेयर में। ठीक है, 128 में देख लीजिए, कह रहा है सत्य कथन को चुने, कौन सा इसमें सत्य कथन है? तो देखिए, बीमा सखी योजना के बारे में 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। तो बीमा सखी योजना कब लॉन्च किया गया? तो 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने पानीपत से इस योजना को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने पानीपत से 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना लॉन्च किया और यह LIC के सहयोग से चलाई जाएगी, LIC के सहयोग से चलाई जाएगी। देखिए अब 129, मुख्यमंत्री बहन बेटी नई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? झारखंड के द्वारा। सी केयर्स वर्जन 2.0 पोर्टल किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो वो जारी किया है केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने, केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने जारी किया है। सी केयर वर्जन 2.0 पोर्टल किस मंत्रालय ने किया है? तो केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने। इसमें सत्य कथन ढूंढने का रहा है। तो देखिए, पर्यटन मंत्री मित्र और पर्यटन दीदी नामक पहल पर्यटन मंत्रालय का कौशल विकास से जुड़ा प्रयास है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी ये दो पहल है जो कि पर्यटन मंत्रालय का कौशल विकास से जुड़ा प्रयास है। सही है, यह पहल पूरे भारत में 6 पर्यटन स्थलों को शामिल करता है जिसमें बिहार का बोध गया भी शामिल है। यह पहल जो है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी जो कि पूरे भारत में 6 पर्यटन स्थलों को शामिल करता है जिसमें बिहार का एक बोध गया भी है। धरती आबा जन भागीदारी अभियान, धरती आबा आबा जन भागीदारी अभियान के जारीकर्ता कौन थे? तो वो थे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। धरती आबा जन भागीदारी अभियान के जारीकर्ता केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। भाई भारत मैटर्स एस जयशंकर ने लिखे थे। भाई भारत मैटर्स एस जयशंकर ने लिखे हैं। तो 2025 के बारे में अब देखिए, 134 नंबर, 134 नंबर का कह रहा है कि इसमें कि गलत कथन को चुनने का रहा है। अच्छा सॉरी, सही कथन कर रहा है ना।
सही कथन के बारे में चुनने कह रहा है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि बिहार किसके संदर्भ में कह रहा है कि 2025 में बिहार के पद्म पुरस्कार विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कर रहा है और सही कथन के बारे में चुनिए। तो कह रहा है बिहार कोकिला के रूप में शारदा सिन्हा को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मैंने पहले कहा कि बिहार कोकिला होगा और फिर वो चिकित्सा के क्षेत्र होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कला के क्षेत्र में मिला है शारदा सिन्हा को। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण। और दूसरा तो सही कह रहा है कि मुसेहर समुदाय के साथ काम करने वाले भीम सिंह भवेश को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। तो मुसेहर समुदाय के साथ काम करते थे भीम सिंह, उनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और थर्ड में सही कह रहा है कि हेमंत कुमार को गुर्दे की बीमारियों की निवारक शिक्षा और उपचार में उनके योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया। हेमंत कुमार को भी पद्मश्री दिया गया है, किसके लिए? तो गुर्दे के बीमारियों को निवारक शिक्षा और उपचार में उनके योगदान के लिए, यानी कि 2-3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित बताना है और इसमें से आपको सही कथन बताना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स से संबंधित। तो इसमें भी देख लीजिए क्या है। पहला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां संस्करण विशेष रूप से पटना शहर में आयोजित किया गया। तो ये गलत है, पटना में नहीं किया गया था, ये पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है। दूसरा कह रहा है, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि खेलों का 2025 संस्करण का शुभंकर गज सिम्हा था। तो ये सही है, गज सिम्हा था। और महाराष्ट्र ने 2025 संस्करण सहित खेलो यूथ गेम्स की पदक तालिका में 5 बार शीर्ष स्थान हासिल किया। ये भी सही है। अब बिहार ने 36 पदक जीतकर पहली बार शीर्ष 10 में जगह बनाया। ठीक है, तो 36 पदक जीता है बिहार ने, सही बात है। ये 15वें स्थान पर पहुंचा है, 10वां स्थान पे नहीं बल्कि 15वां स्थान पे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से कुछ अच्छे खासे है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारिक योजना के संबंध में बताना है और सही कथन के बारे में बताना है। तो देखिए 136 नंबर में कि ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। किसके बारे में? PMFME के बारे में, मैंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के बारे में। यह योजना 2020-21 से 2025-26 यानी 5 वर्षों के लिए कार्यान्वित है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में PMFME योजना के तहत बिहार शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। शीर्ष प्रदर्शन किया है PMFME में। और यह योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को 35% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है, सब्सिडी 35%। अब फिर कह रहा है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के बारे में बताने कह रहा है। तो इसमें से कौन से कथन सही है ये पूछ रहा है। इसमें से देखिए पहला कथन सही है कि इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करके 2016 में PMY शुरू की गई है। तो ये सही है। केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझाकार अनुपात मैदानी क्षेत्रों के लिए 60-40 और पहाड़ी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 90-10 होता है। ये सही है। तीसरा गलत कह रहा है कि लद्दाख सहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों की इस योजना को 50-50 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 100% दिया गया है। ठीक है, 100%। तो इस तरीके से ये हो गया। हाल ही में गया जिले का नाम बदलकर गया जी करने की मंजूरी किसने दी है? तो बिहार सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में गया जिले का नाम बदलकर गया जी करने की मंजूरी किसने दी? बिहार सरकार के कैबिनेट ने दी। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मई 2025 में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है सचिन चतुर्वेदी को। सचिन चतुर्वेदी को नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। अब इधर बताना है कि एक तरफ क्या है GI टैग और दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र। तो कतरनी चावल खाद्यान्न से संबंधित है, खाद्यान्न से। सुजनी कढ़ाई पारंपरिक शिल्प से संबंधित है। मिथिला मखाना जलीय फसल से संबंधित है और मधुबनी पेंटिंग वस्त्र कला से। तो ये हो गया मिला 140 प्रश्न। अब यहाँ से सारे मैथ्स के प्रश्न होंगे, तो आप लोग इसको बना लीजिए और मिलते हैं आप अगले वीडियो में, यानी सेट संख्या 5 में मिलते हैं। लेता हूँ आप लोग से विदा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।